नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेबल है। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में आजकल लक्ष्मीकांत जो किताब सभी पढ़ते हैं, विच इज़ अ वेरी वंडरफुल बुक। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने पास्ट ईयर्स के पेपर्स देखे होंगे, कम से कम पिछले 1-2 साल के पुराने पेपर्स, तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि या तो वो लक्ष्मीकांत की किताब के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डायरेक्टली वहाँ से पूछते हैं, या तो कुछ ऐसे फंडामेंटल्स के ऊपर पूछते हैं जिसको जानने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है लक्ष्मीकांत की किताब में। तो चलिए दोस्तों, उन चीज़ों को जान लेते हैं। इट्स अ वेरी क्विक वीडियो। अगर आप लोग इस 10 पॉइंट्स को समझ लेंगे, इस 10 पॉइंट्स से रिलेटेड जितने सारे केसेस हैं वो आप एक बार जान लेंगे, तो आई कैन एंश्योर कि इसके बाहर, इसके साथ अगर आपने लक्ष्मीकांत को सप्लीमेंट किया तो इसके बाहर आपका पॉलिटी से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स को छोड़कर। तो चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं वो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बेसिस पे आपका पॉलिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। वो 10 पॉइंट क्या है, चलिए उसको जान लेते हैं। दोस्त, ये जो 10 पॉइंट है ना, ये 10 पॉइंट जो है वो जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से रिलेट करता है। यानी कि जब भी कोई मुद्दा, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो किस तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन होती है और कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं, वो सिद्धांत हैं जिसको मद्देनजर रखकर, जिसको अप्लाई करके हम किसी भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं उन 10 इंपॉर्टेंट मुद्दों पे जो कि जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मेरा मतलब यह है कि किस तरीके से जुडिशियरी जो है इन सिद्धांतों के, इन 10 सिद्धांतों को या प्रिंसिपल्स को या डॉक्ट्रिन्स को यूज करती है सो एज टू जज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। यानी कि अगर कोई लॉ या कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को हैम्पर करता है या कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रेमवर्क दिया गया उसको खंडन करता है, तो क्या उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन करने के लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्ट्रिन्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इस लेक्चर को हम लोगों ने 4 हिस्सों में बांटा है दोस्त। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, जुडिशियल डॉक्ट्रिन की इंट्रोडक्शन, ये होता क्या है। दूसरी चीज, हम लोग बात करेंगे कि वो 10 डॉक्ट्रिन्स हैं क्या। तीसरी चीज, उन एक एक डॉक्ट्रिन्स को हम केस स्टडीज के थ्रू से समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी जो चीज है वो है इसका कंक्लूजन। दोस्त, इसका पूरा मैंने जो है नोट्स बनाकर रखा है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये जब जैसे जैसे मैं इस लेक्चर को फॉरवर्ड करूंगा आपको स्क्रीन पे एक एक कॉपी के एक एक पेज जो है आपको साइड में दिखते रहेंगे। अगर आपको इसके अलावा भी नोट्स प्रिंट आउट करवाना है या इसकी जो है स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, तो आप इसको हमारे इंस्टाग्राम चैनल डिकोड आईएएस या डिकोड जुडिशियरी में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्त, ये जुडिशियल डॉक्ट्रिन है क्या। जुडिशियल डॉक्ट्रिन को हमने 4 टुकड़ों में बांटा है। उसकी जो इंट्रोडक्शन उसको हमने 4 टुकड़ों में बांटा है। सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो है जुडिशियल डॉक्ट्रिन इज अ प्रिंसिपल, इट्स अ थियरी व्हिच इज यूजुअली अप्लाइड एंड अपहेल्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ द लॉ। यानी कि एक ऐसे सिद्धांत हैं, एक ऐसे डॉक्ट्रिन्स हैं, एक ऐसे थियरीज हैं जिसको अप्लाई किया जाता है बाय द कोर्ट्स व्हेनेवर देयर इज अ इशू बिफोर देम। ठीक है, जहां पे भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से रिलेटेड कोई भी चीज जो है हायर कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट्स इन जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स या थियरीज या प्रिंसिपल्स का उपयोग करते थे, अप्लाई देम टू जज वेदर दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। दूसरी चीज, जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स कैन ऑल्सो बी नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। दोस्त, यहां पे समझते हैं कि जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स को एक और नाम से समझा जाता है, एक और उसका पर्पस है, और वो पर्पस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बहुत तरीके की चीजें लिखी गई हैं, कहां पे कौन से ऑर्गन्स को कितना पावर दिया गया है स्टेट में, पावर मैपिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, ये सब तमाम तरीके की चीजों को वहां पे लिखा गया है। अब ऐसा प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर जो है ऐसे लैंग्वेज में लिखा गया है कि कई बार इसकी इंटरप्रिटेशन को जो काम है, इंटरप्रिटेशन जो है बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या सोच करके इसको लिखा गया होगा या क्या सोच करके इसको बनाया गया होगा। तो उन पर्टिकुलर प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन जो है वो हायर कोर्ट्स करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ये इंटरप्रिटेशन करती है। ये जो इंटरप्रिटेशन है बेस्ड ऑन सर्टेन डॉक्ट्रिन्स, सर्टेन प्रिंसिपल्स व्हिच आर द जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स। समझ में आ गया। तो अगर मान लीजिए कोई भी इशू जो है हायर कोर्ट में आया है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैरासिटी को हमें चेक करना है, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उस फला जो भी एक्ट है या एग्जीक्यूटिव एक्शन जो कि क्वेश्चन में आया है कोर्ट में, हम उस चीज को लेकर के उसके ऊपर इन तमाम डॉक्ट्रिन्स का एप्लीकेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के साथ टैली करता है। अगर करता है देन दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। लेकिन अगर नहीं करता है तो हमें उसको रद्द करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से, वो है इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कैन ऑल्सो हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, और उन डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्ट्रिन्स हैं। हर एक डॉक्ट्रिन जो है सब पे अप्लाई नहीं होता है, यानी कि हर ताले की अलग चाबी है सुप्रीम कोर्ट के पास, हर ताले की अलग चाबी है, हर सिचुएशन को ऊपर अप्लाई करने के लिए अलग अलग डॉक्ट्रिन्स हैं। तो हम कुछ मेजर 10 डॉक्ट्रिन्स का यहाँ पे जिक्र करेंगे। The doctrines are often applied to uphold the fundamental values and the fundamental rights of the citizens. फंडामेंटल वैल्यू क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अपहेल्ड करने के लिए, यानी कि एक तरह से आप अगर देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को प्रमोट करने के लिए, उसकी वैल्यूज को इंश्योर करने के लिए इन अलग अलग तरीके के जो डॉक्ट्रिन्स है उसकी एप्लीकेशन ये करता है। ये मोटा मोटा जो है आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे कि कौन कौन से डॉक्ट्रिन्स हैं। सबसे पहली जो डॉक्ट्रिन है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, दूसरी डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, चौथा है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, पांचवा है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, छठा है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, सातवां डॉक्ट्रिन है द डॉक्ट्रिन ऑफ एंसिलरी और इंसिडेंट पावर्स, आठवां जो डॉक्ट्रिन है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ एंड सब्सटेंस, और जो 9th डॉक्ट्रिन है वो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, और जो आखिरी डॉक्ट्रिन हम लोगों ने इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करी है वो है द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब ये अलग अलग जो 10 डॉक्ट्रिन्स हैं इसकी ओरिजिन अलग है, इनका एप्लीकेशन अलग है, इनके ऊपर जो केसेस आए हैं जिन केसेस में ये पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन्स अप्लाई हुए हैं वो अलग है, हर एक का कॉन्टेक्स्ट अलग है। तो हमें एक एक करके इन डॉक्ट्रिन्स को समझना होगा और उसके बाद उसकी ओरिजिन, उसके रिलेटेड जजमेंट्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स ये जानने होंगे। अगर हम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे दोस्त तो किसी भी तरीके का पॉलिटी पे क्वेश्चन, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या मेंस में, इस पर्टिकुलर एक डॉक्ट्रिन को उठा करके आपको शॉर्ट नोट लिखना पड़े, आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले डॉक्ट्रिन से, जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। तो ये कलरेबल लेजिस्लेशन है क्या, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है क्या, चलिए इसको बारीकी से समझते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने ये पुरानी कहावत सुनी है कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकली तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है? यानी कि अगर हम सही रास्ते पे कानूनी तौर पे चलें और अगर उस पर चल के हमें जो है हमारा जो गोल है वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं, तो दो ऑप्शंस होते हैं। एक, या तो हम उसी राह पे और मेहनत के साथ वापस आएं, या दूसरा हम कोई गलत रास्ता अपना लें, कोई जुगाड़ कर ले, कोई शॉर्टकट कर ले, यानी कि उसी गोल पे पहुंचने के लिए एक इनडायरेक्ट रूट ले लें। यही चीज है कलरेबल लेजिस्लेशन। अगर एग्जैक्ट मीनिंग बताओ तो यहां पे जो लिखा हुआ है, ओरिजिन जो इसकी है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं, ये इट्स अ लैटिन मैक्सिम। इसके अंदर जो चीज कही गई है वो ये है कि वॉट एवर लेजिस्लेचर कैन नॉट डू डायरेक्टली, whatever legislature cannot do directly, it cannot do indirectly। जो चीज सीधे तौर पे नहीं की जा सकती उसको टेढ़ा तौर पे भी नहीं किया जा सकता, यानी कि ये टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाली जो चीज है ये लॉ में अप्लीकेबल नहीं होती है। यानी कि मैं आपको एक इंस्टेंस समझाता हूं। मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ए पार्टी चला रही है, यानी कि पूरे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ए पार्टी जीतकर उसकी सत्ता है, लेकिन किसी एक स्टेट में उसी देश में एक बी पार्टी है जो कि राज्य सरकार है, ठीक है। अब होता क्या है कि हर एक पार्टी की मंशा होती है कि वो और अपनी पार्टी का विस्तार करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहेगी कि स्टेट गवर्नमेंट में भी उसकी पार्टी का झंडा गड़े, और स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि उसका पार्टी का झंडा सेंटर में लहराए, दिल्ली में लहराए। तो इसे जद्दोजहद में क्या होता है कि कई बार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट ऐसे लॉज बनाता है जो कि टेक्निकली तो उसके दायरे में नहीं है, वो एक स्टेट लिस्ट में आती है, लेकिन हम एक इनडायरेक्टली एक ऐसा लॉ लेके आएंगे जिसका इंप्लीकेशन एक स्टेट लॉ पे होगा। यानी कि अगर स्टेट लॉ में चाहते हैं सेंट्रल, यानी कि अगर सेंट्रल चाहती है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज को अचीव करना जो कि नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ सम लॉ और सम रेस्ट्रिक्शन इन द स्टेट, तो वो एक दूसरा तरीका अपनाएगी उसी चीज को इनडायरेक्टली अप्लाई करने के लिए। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट को मानना है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को मानना है, जो कि आर्टिकल 246 बारीकी से बताता है कि सेंट्रल लिस्ट के अंदर जितने सारे आइटम्स हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी या पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, जो स्टेट लिस्ट है उस पर स्टेट, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। लेकिन अब और ये सारी चीजें जो है क्लियरली डिमार्केटेड है। तो मान लीजिए कोई एक ऐसा मुद्दा है जो कि स्टेट लिस्ट पे है, लेकिन उस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाना चाहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे अदर एरियाज पे लॉ बनाएगी जिसका इंपैक्ट जो है उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे होगा, जो कि डायरेक्टली सेंट्रल उस पर लॉ नहीं बना सकती। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये पॉलिटिक्स का खेल है यहाँ पे। तो ऐसे कलरेबल लेजिस्लेशंस को जो है हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ फ्रॉड होगा कॉन्स्टिट्यूशन पे, कि अगर आप सीधे उंगली से नहीं कर सकते हो, सीधे उंगली से अगर आप स्टेट्स के अंदर उसके लिस्ट के अंदर उसकी जो अथॉरिटी है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, आप टेढ़ा तरीका अपनाते हो। तो ये एक तरीका जो है, ये जो प्रोसेस है, ये अपने आप में फ्रॉड करने लायक है। इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का एक दूसरा नाम है, आप लोग अंडरलाइन किया वो देख पा रहे होंगे, इसको कहा जाता है फ्रॉड ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस है। फॉर एग्जांपल, इसकी एप्लीकेशन जो है अगर आप यहां पे पढ़ें तो डॉक्ट्रिन हैज नो एप्लीकेशन वेयर द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर आर नॉट फेटर्ड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। यानी कि अगर संविधान जो है किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है तो ऑब्वियसली बात है, अगर नहीं लगा रहा तो वो सीधी तरीके से इंटरफेयर कर सकता है। ऐसे एस्पेक्ट्स पे ऑब्वियसली वो टेढ़ा तरीका क्यों ही अपनाएगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो। ठीक है, तो ये चीज तो बहुत ही साफ हो गई। और दूसरी चीज ये है कि ऐसा वो कौन सा जजमेंट है जिसमें यही बात करी गई है कि आप टेढ़ा तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो केस का नाम है आर एस जोशी वर्सेस अजीत मिल्स। ये केस जो है दोस्तों ये 1977 का केस है। ये पूरा का पूरा नोट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए दूसरे डॉक्ट्रिन की तरफ बढ़ते हैं। और जो दूसरा डॉक्ट्रिन है दोस्त उसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसकी ओरिजिन जो है कई बार हमें इस पे कंफ्यूजन रहती है कि इसकी ओरिजिन कहां पे है। इंडिया में इसकी ओरिजिन जो है वो एक केस से आई है, एक जुडिशियल जजमेंट के थ्रू से आया है, जुडिशियरी की इंजीनियरिंग के थ्रू से आया है। लेकिन अगर हम इसके कोर डिसिप्लिन को समझें, अगर इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझे तो ये दोस्तों लिया गया है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। जी हां दोस्तों, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओरिजिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अधिकतर लोगों को ये इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी और इस पे यूपीएससी सवाल जरूर बना सकता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है ये लिया गया है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से आफ्टर द नाजी रिजीम। ठीक है दोस्त, अब इसमें होता क्या, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कोई इंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं दिया है कि हाँ ये चीजें हैं, इसके बाहर और कुछ नहीं है। हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओपन रखा है क्योंकि आने वाले टाइम के अनुसार कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन सकती है। तो हमारे देश में ये जो कॉन्सेप्ट है ये आया है एक जजमेंट के थ्रू से, जो कि एक बहुत ही फेमस जजमेंट है, केशव नंदा भारती केस 1973। इसमें यह कहा जा रहा है कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो किसी भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अमेंड कर सकती है, प्रोवाइडेड इट कैन नॉट हैम्पर द बेसिक स्ट्रक्चर। किसको समझते हैं, मान लीजिए हमें पानी पीना है तो बॉटल जो है उसके अंदर पानी है। अब आप बॉटल के शेप को बदल सकते हैं, आप प्लास्टिक का दे सकते हैं, आप लंबा दे सकते हैं, आप कोई गोल दे सकते हैं, कोई पतीला दे सकते हैं, लेकिन अंदर जो पानी है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। आप उस पानी को नहीं बदल सकते हैं, आप उसके ऊपर के स्ट्रक्चर को आप कुछ भी कर सकते हैं। ये अधिकार पार्लियामेंट को है, लेकिन पार्लियामेंट इस लेवल तक नहीं चेंज कर सकती कि अंदर का पानी ही ना रहे। तो ये एक मोटा मोटा तरीका है समझाने का। दूसरा जो केस है वो है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। ये यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये एक इलेक्शन का मैटर था। इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया था सरकार की तरफ से, 39th अमेंडमेंट थी। ये 1975 की बात बता रहा हूं आपको। इस इलेक्शन में 39th अमेंडमेंट में एक प्रोविजन था जिसके अनुसार ये कहा गया था कि कोई भी डिस्प्यूट अगर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन से रिलेटेड होगा तो वो डिस्प्यूट जो है जुडिशियरी में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में या मतलब कि वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आ सकता। यानी कि कोई भी डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर will be debarred or will be exempted from any kind of judicial review। अब जैसा कि मैंने कहा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग तरीके के जजमेंट्स आए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अलग अलग तरीके के जजमेंट्स आए हैं और उसके फलस्वरूप हमने अलग अलग फीचर्स को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है। जैसे फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसी तरीके से जुडिशियल रिव्यू भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है दोस्त। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हथियार है, ऐसा टूल है जिसकी इस्तेमाल से हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का कोर है, उसको बचाया जा सकता है। किसी भी तरीके से अनरीजनेबली आर्बिट्रेरली हमारे फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीना जा सकता। तो हमें ये प्रोटेक्शन मिलती है बिकॉज वी हैव द जुडिशियल रिव्यू। और यहां पे क्या कहा जा रहा है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है जिसके इलेक्शन को लेकर डिस्प्यूट है तो उसको आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते। तो यहां पे लिखा हुआ है कि 39th अमेंडमेंट जो है उसमें यह कहा गया था कि इस पूरे प्राइम मिनिस्टर के लेकर डिस्प्यूट जो है इट इज आउटसाइड द जुडिशियल रिव्यू डिस्पाइट नोइंग दैट जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। हेंस इसी पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस 39th अमेंडमेंट के इस प्रोविजन को जो है पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और ये कहा कि जुडिशियल रिव्यू से आप मुकर नहीं सकते हो, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते दोस्त। तो ये जो मुद्दा है ये बेसिक स्ट्रक्चर का मुद्दा है और इस पे और भी केसेस हैं, जैसे मिनर्वा मिल्स केस है, वमन राव केस है, ये सारे केसेस जो हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को ही अपहेल्ड करते हैं। तो आई होप आपको ये दो डॉक्ट्रिन समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो में इसी सीरीज में हम लोग बाकी के डॉक्ट्रिन्स को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको उसको समझ में आ रहा है, अगर हमारी काम की ईमानदारी आपको समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद।